जय हिंद। न्यूज़ ये है कि गोपी ठोटाकुरा इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। बेसिकली जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, उनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और ये ब्लू ओरिजिन एक मिशन लेकर जा रही है जिसका नाम है NS-25। इस NS-25 में 6 लोगों को ले जाया जा रहा है इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट। उनमें से एक हैं गोपी ठोटाकुरा। गोपी ठोटाकुरा इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि एज अ टूरिस्ट जाने वाले पहले इंडियन होंगे गोपी ठोटाकुरा, बिकॉज अदरवाइज तो इनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा भी स्पेस में जा चुके हैं, अपने को इनके बारे में पता है। और क्योंकि ये न्यूज़ है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म के टाइप्स क्या हैं, स्पेस टूरिज्म के चैलेंजेस क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कि मीडिया रिपोर्ट से कहते हैं कि 2023 में स्पेस टूरिज्म का जो मार्केट था वो लगभग $848 मिलियन के आसपास था, और प्रोजेक्ट ये किया जाता है कि 2032 तक ये स्पेस टूरिज्म का मार्केट हो जाएगा अबाउट $27,861 मिलियन का, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा। और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेस टूरिज्म होता क्या है। व्हाट इज स्पेस टूरिज्म? स्पेस टूरिज्म इज एसेंशियली अ सेक्शन ऑफ एविएशन सेक्टर which seeks to provide tourists with the opportunity to become astronauts and experience space travel for recreational, leisure और business purposes। कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए नहीं, स्पेस में घूमने जाने के लिए, टूरिस्ट के तौर पे जाने के लिए ये सारा जो मार्केट है इसको बुलाया जाता है स्पेस टूरिज्म मार्केट। स्पेस टूरिज्म इज बेसिकली जैसे आप कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हो, वैसे ही आप स्पेस घूमने के लिए जा रहे हो और उसको बुलाया जाता है स्पेस टूरिज्म। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ स्पेस टूरिज्म। 2 तरीके के स्पेस टूरिज्म होते हैं। एक होता है सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म और दूसरा होता है ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म या स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? ऐसा स्पेस क्राफ्ट विच टेक्स पैसेंजर्स जस्ट बियॉन्ड द कार्मन लाइन। बेसिकली हमारे अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर, लगभग हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर होती है कार्मन लाइन। ये जो पैसेंजर्स 100 किलोमीटर के आसपास तक ले जाए जाते हैं उनको बोलते हैं सब ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट। बेसिकली हो क्या रहा है, ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मीजोस्फियर है, एटमॉस्फेयर में लेयर्स। ये जो मीजोस्फियर है ये लगभग 80 किलोमीटर के आसपास खत्म होता है। मीजोस्फियर 80 किलोमीटर के आसपास खत्म होता है, और ये जो कार्मन लाइन है ये लगभग 100 किलोमीटर पे होती है। कार्मन लाइन कौन सी लाइन है? द बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस। ये जो कार्मन लाइन है इसके बाद आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, थर्मोस्फेयर वगैरह, एक्सोस्फेयर वगैरह शुरू हो जाता है। कार्मन लाइन के आसपास या उसके जस्ट बियॉन्ड जो स्पेस क्राफ्ट लेके जाता है उसको बोल देते हैं सब ऑर्बिटल, और इस टूरिज्म को बोल देते हैं सब ऑर्बिटल टूरिज्म। सब ऑर्बिटल टूरिज्म में किसी भी इंसान को ले जाया जाता है कार्बन लाइन के आसपास तक, और कुछ मिनटों के लिए उसको स्पेस में रखा जाता है, फिर वापस ले आते हैं। ये जो NS-25 मिशन है जिसके थ्रू गोपी जो हैं वो जा रहे हैं, वो सब ऑर्बिटल मिशन है। दूसरा टाइप होता है ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट। ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट का मतलब है कि कार्बन लाइन से बहुत ज़्यादा आगे कई सारे दिनों के लिए ले जाया जाता है और हायर ऑल्टीट्यूड पे ले जाया जाता है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास तक ले जाता है। जैसे सब ऑर्बिटल में तो ये कार्बन लाइन के आसपास तक ले जाते हैं, लेकिन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के थ्रू आपको इससे कहीं ऊपर, लगभग यहाँ से ऊपर तक 400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आपको ले जाया जाएगा और कई दिनों तक आपको वहाँ पे रखा जाएगा। सितंबर 2021 में SpaceX का एक मिशन गया था, फैल्कन 9, इसका नाम आपने सुना होगा। ये लेके गया था 4 पैसेंजर्स को टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 160 किलोमीटर, जहाँ पे उन टूरिस्ट ने या उन पैसेंजर्स ने लगभग 3 दिन स्पेंड किए थे। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट 100 किलोमीटर के आसपास तक के डिस्टेंस पे लेके जाता है, कार्बन लाइन के आसपास तक लेके जाता है और कुछ मिनट्स के लिए लेके जाता है। ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जो है वो कई दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए लेकर जाता है और कार्बन लाइन से कहीं ऊपर लगभग 400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ले जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि इस स्पेस टूरिज्म के चैलेंजेस क्या हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि महंगा बड़ा है, एक्सपेंसिव है, मतलब एक पैसेंजर को ले जाने के लिए लगभग $1 मिलियन का खर्चा आता है। दूसरा, एनवायरमेंटल डैमेज के बहुत सारे खतरे हैं। ये जो स्पेस टूरिज्म के थ्रू जो रॉकेट्स जाते हैं, ये कहा जाता है कि जो गैसेस वो एमिट करते हैं, जो सॉलिड केमिकल्स वो एमिट करते हैं,
वो कई ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल जो भी कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है थोड़ा बहुत। तो ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शूट एमिशंस जो हैं, जो रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू निकलते हैं, दे आर फार मोर इफेक्टिव एट वार्मिंग द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू अदर सोर्सेज। मतलब इनका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग में या चीज़ों को हीट करने में वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। तो इनको बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ करेंगे। सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है और वो तो रहता ही है। रॉकेट आप लॉन्च कर रहे हो उसमें सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। क्या क्या चैलेंजेस हैं? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल रिस्क या अनसर्टेनिटी जो कि सेफ्टी में पढ़ा जा सकता है, रेगुलेटरी एंड लीगल हर्डल्स, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, रेगुलेटरी एंड लीगल हर्डल्स। अब स्पेस में जाना है उसके लिए क्या लॉज हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके लेके एक लीगल हर्डल्स भी हैं। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, अपन कह ही रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कई ज़्यादा डिग्रेड करते हैं ये इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। इनकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो कई ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अनसर्टेन डिमांड है, ये सब इसी में आ सकता है कि एक्सपेंसिव है स्पेस टूरिज्म। और इसके साथ साथ स्पेस टूरिज्म की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।